हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री, इसके फॉर्मूले और उसके वेरियस प्रॉब्लम्स। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, हमारे क्या इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। और बहुत ही सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। जनरली जो क्वेश्चन इसमें एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। हाइट्स एंड डिस्टेंस का यानी कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसकी हमें हाइट वगैरह गिवन है, हमें डिस्टेंस निकालना है, या डिस्टेंस गिवन है, हाइट निकालना है। तो एंगल की मदद से हम हाइट और डिस्टेंस में आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं और उससे जो अननोन चीज़ होगी उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें और एग्जाम्पल दें आपको कि हमारे पास एक टावर है। सपोज कर लेते हैं ये लखनऊ का क्लॉक टावर है और इस लखनऊ के क्लॉक टावर में की हाइट हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत तरह के लोग होंगे और वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके इसकी हाइट निकालना चाहेंगे। कुछ पहला तरह के लोग क्या होंगे, फर्स्ट टाइप के जो लोग होंगे वो कोशिश करेंगे कि जो है टावर के ऊपर चढ़ें और टावर के ऊपर चढ़ के वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, ड्रॉप करके टाइम नोट करें और टाइम से डिस्टेंस निकालें। कुछ टाइप के लोग होंगे जो सीधे सीधे किसी मीटर, इंची टेप का, किसी मीटर का यूज़ करके इसकी हाइट निकालना चाहेंगे। कुछ टाइप के लोग होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हाइट निकालना चाहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके जो हाइट निकालेंगे वो सबसे ईजी मेथड है। किस तरह से निकालते हैं, बहुत ईजी है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है हमारा और ये टावर है। इस टावर की हाइट हमें निकालना है। ये ग्राउंड है हमारा और हम यहाँ पर छोटे से खड़े हैं। अभी हम अपनी हाइट को 0 मान लेते हैं। अभी हम फॉर द टाइम बीइंग हम अपनी हाइट को 0 मान लेते हैं। तो हमारी हाइट है 0, मतलब हम इस टावर को जब देखेंगे टावर के कंपैरिजन में हाइट है 0। हाइट 0 नहीं होगी, टावर की कंपैरिजन में हाइट 0 है हमारी। तो इस टावर को जब हम यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम इसको देखेंगे, कुछ इस तरह से। ये हमने टावर को देखा। तो जब हमने टावर को देखा तो हमारी आंखों ने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया। हमारी आंखों ने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया। क्या एंगल बनाया? हॉरिजॉन्टल से। जो भी एंगल बनता है उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, यानी कि ग्राउंड के पैरेलल लाइन से लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पे ग्राउंड ही है, ग्राउंड की पैरेलल लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये एंगल कितना बन रहा है। अगर हम कह रहे हैं ये एंगल थीटा बन रहा है, अगर ये हम कह रहे हैं एंगल थीटा बन रहा है और इस एंगल थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एलिवेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम एलिवेशन पे को देख रहे हैं, हाइट को देख रहे हैं, इसलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर हम ऊपर से नीचे देखें यानी कि किसी डिप्रेशन में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अभी नीचे से ऊपर देख रहे हैं और तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये डिस्टेंस बहुत इजीली हम मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है। तो ये हमें पता है कि हम टावर से कितनी दूर खड़े हुए हैं, ये हम मेजर कर सकते हैं टेप से। तो अगर हम यहाँ पर देखें tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? इसके सामने वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? h और बेस कितना है? d, h अपॉन d। तो अगर हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से h अपॉन d निकाल सकते हैं। अच्छा, tan थीटा निकालेंगे कैसे? अब ये भी मुश्किल है कि थीटा ही नहीं पता है तो tan थीटा क्या निकालेंगे? और हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है थीटा मेजर करने के लिए। वरना इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे टोटल स्टेशन एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल को, डिस्टेंस को, सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एंगल मेजर करने में दिक्कत होगी क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो एंगल मेजर करने के लिए एक और तरीका है, बहुत सिंपल। एक हमने कोई रॉड ले लिया, सपोज कर लेते हैं एक आयरन का रॉड ले लिया हमने। ये आयरन का हमने रॉड ले लिया, ये हमारे पास एक आयरन का रॉड है। इस रॉड को हमने ऐसे इस वर्टिकली इसको खड़ा कर दिया, वर्टिकल कर दिया इसको। ये आयरन का रॉड वर्टिकल है एकदम।
इसकी हाइट हमको पता है, सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट है 2 मीटर, सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट है 2 मीटर, और यहाँ से जो इसकी इमेज बन रही है, ये इसकी इधर कहीं सन होगा और सन से इसकी कुछ इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है, सपोज कर लेते हैं कि उसकी लेंथ 3 मीटर है, इमेज की लेंथ 3 मीटर है और ये हाइट 2 मीटर है। तो यहाँ से अगर हम देखें इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इस छोटे से ट्राइंगल में देखें अगर हम, तो यहाँ से tan थीटा, इस छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, क्योंकि थीटा तो वही है, थीटा वही है जो इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में, वही छोटे वाले ट्राइंगल में। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर अपॉन बेस, बेस कितना है 3 मीटर, ये मीटर मीटर कैंसिल, tan थीटा कितना आ गया 2/3 आ गया। अच्छा, जो tan थीटा इसमें है वही बड़े वाले ट्राइंगल में है, तो इसमें 2/3 है, बड़े वाले में भी 2/3 होगा, तो यहाँ पर 2/3 इज इक्वल्स टू h अपॉन डी। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारा स्मॉल डी जो था, स्मॉल डी हमारा 20 मीटर था, 20 मीटर था, तो 2/3 इज इक्वल्स टू h अपॉन स्मॉल डी 20 था, तो 20, तो यहाँ से h आ जाएगा 2 इंटू 20 अपॉन 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 40/3 मीटर। 40/3 मतलब 13 3 39, तो 13 होल 1/3 मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर आ गई, हाइट ऑफ द क्लॉक टावर 13 होल 1/3 मीटर। ओके, अब इस टॉपिक में बेसिकली 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, अभी बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं डायग्राम बना के। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि हम जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारी आंखों से हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अगर ये टावर है और ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ से हम कोई सपोज कर लें कि कोई ए आदमी है, यहाँ से वो इसके टॉप को देख रहा है, तो ये कुछ इस तरह से देखेगा, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। फिर अगर कोई चढ़ के ऊपर पहुंच गया और यहाँ से नीचे देखे, यहाँ से नीचे देखे किसी चीज़ को, या इस ए को ऊपर से नीचे देख रहा है, तो यहाँ पर इसकी आंखों से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे जो हॉरिजॉन्टल होगी, ये इसके बीच में ये ऐसे देख रहा है नीचे, ऐसे देख रहा है इस लाइन के अलॉन्ग, तो ये जो एंगल होगा फाई, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और फाई क्या है, फाई क्या है, फाई है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फाई है एंगल ऑफ डिप्रेशन और थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जो बनाया हमने वो ग्राउंड के ही पैरेलल बनाया है, ग्राउंड के पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और यहाँ पर ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है, ये जेड फॉर्मेशन, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है, ये दो पैरेलल लाइंस है और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इनका ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर अगर हम देखें फाई और थीटा दोनों ही इक्वल होंगे, फाई बट फाई इज इक्वल्स टू थीटा, फाई इक्वल्स टू थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, किस वजह से, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, फाई इज इक्वल्स टू थीटा ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होता है, मतलब अगर हमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया है तो हम उसको भी एंगल ऑफ एलिवेशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरली एंगल ऑफ एलिवेशन लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं,
एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो इजी रहता है और बिकॉज यू आर यूज टू मतलब उससे यूज टू हो जाएंगे उसके हम, इसलिए जो है हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को नहीं लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन को ही ले लेते हैं। ओके, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, एक आदमी है जो ऑब्जर्व कर रहा है, 1.5 मीटर टॉल यानी कि 1.5 मीटर उसकी हाइट है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, वो एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। ओके, तो ऑब्जर्वर जो है वो लड़की है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज, तो उसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब हमें चिमनी की हाइट को बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में, उसी तरह का क्वेश्चन है कि ये एक चिमनी है और ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, लेकिन उसकी हाइट भी गिवन है, ऑब्जर्वर की हाइट यहाँ पर। अब ऑब्जर्वर की हाइट क्योंकि 1.5 मीटर हमको गिवन है, तो हम उसकी हाइट को कंसिडर करेंगे। अगर नहीं गिवन होती तो ऑब्जर्वर की हाइट को हम 0 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाइट नहीं पता है, तो सपोज कर लेते हैं कि चिमनी की हाइट स्मॉल h है और ऑब्जर्वर की हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर हो गया, और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 28.5 मीटर है। अगर ये 1.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अच्छा इसमें अजम्पशन क्या लेंगे, इसमें अजम्पशन ये होगा कि ऑब्जर्वर की आंखें, ऑब्जर्वर की आंखें उसके सर पर हैं, ऑब्जर्वर की आंखें उसके सर पर है। क्यों, क्योंकि हाइट 1.5 मीटर गिवन है, हमें आईज से हाइट नहीं गिवन है, लेकिन हमको जो है टोटल हाइट गिवन है, उसी टोटल हाइट को हम अप टू आईज हाइट कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखते हैं आंखों से, सर से नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर की आंखें कहाँ पर है, उसके सर पर है, ठीक है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है सर से आईज का, इसको निगलेक्ट करते हैं हम। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कितना दिया, 45 डिग्री किया है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया, 45 डिग्री गिवन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। अब क्योंकि ये 28.5 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 28.5 मीटर होगा। बहुत सिंपल है, tan थीटा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब ये h नहीं होगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h माइनस 1.5, क्योंकि टोटल h है यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 1.5, ये हो जाएगा h माइनस 1.5, तो यहाँ पे रख देंगे h माइनस 1.5 अपॉन h माइनस 1.5, h माइनस 1.5 अपॉन 28.5, क्योंकि हमको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी और सी, इस ट्राइंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी को कंसिडर कर रहे हैं। तो ए बी सी में tan 45 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है। तो h माइनस 1.5 अपॉन 28.5, h माइनस 1.5 अपॉन 28.5 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से h माइनस 1.5 इक्वल्स टू 28.5, तो h माइनस 1.5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 28.5 प्लस 1.5, इसका मतलब h कितना हो गया, 30 मीटर। तो हाइट जो आ गई हमारे पास चिमनी की वो कितनी आ गई, 30 मीटर। तो हाइट जो आ गई हमारे पास चिमनी की वो कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, वो कहाँ पर, एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है स्टैचू, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द
ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी कि स्टैचू के टॉप को जब देख रहे हैं, स्टैचू के टॉप को, from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। मतलब ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जब हम स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और उसी सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल बताना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है। अच्छा, हमें स्टैचू और पेडेस्टल स्टैचू की तरह नहीं बनाना है, हमको एक टावर टाइप का बनाना है। मतलब हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पेडेस्टल है, अगर बहुत थोड़ा सा इसको डबल नहीं बना सकते हैं, ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर कोई स्टैचू रखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं ये स्टैचू रखा है, तो ये पेडेस्टल है और ये इसके ऊपर कोई स्टैचू रखा हुआ है, और ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, एक बार उसने स्टैचू के टॉप को देखा, तो स्टैचू के टॉप को देखा, और एक बार उसने पेडेस्टल के टॉप को देखा। जब स्टैचू के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है, जब स्टैचू के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। और जब पेडेस्टल के टॉप को देखा तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है और ये 60 डिग्री बन रहा है। और हमको ये हाइट गिवन है 1.6 मीटर, हमको ये हाइट गिवन है 1.6 मीटर। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू है वो 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये 45 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, पेडेस्टल की हाइट हमको नहीं पता है तो इसको हम स्मॉल h मानते हैं, और ये डिस्टेंस भी हमको नहीं पता है तो इसको हम स्मॉल x मानते हैं। तो ये स्मॉल x डिस्टेंस है और ये स्मॉल h डिस्टेंस है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल होगा तो एक बड़ा वाला पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ये छोटा वाला। तो सब नाम नेमिंग करते हैं, ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D पॉइंट है। तो ये हो गया ABCD। ठीक है। तो अभी पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में देखते हैं। ABC ट्राइंगल में ये 45 डिग्री है तो tan 45 लगा देंगे, तो tan 45। अच्छा, इन सारे क्वेश्चन में जनरली tan ही यूज होता है, बहुत एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें tan के अलावा कुछ और यूज होगा, साइन या कॉस, लेकिन जनरली tan को ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h अपॉन बेस है x। लेकिन tan 45 क्या होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, 1 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से हम देखें अगर तो h इज इक्वल्स टू x, तो h हमारे पास x के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब x को रिमूव करके हम सीधे सीधे h लिख सकते हैं। हमने h को क्यों नहीं रिमूव किया, क्योंकि हमें पेडेस्टल की ही हाइट बताना है, तो हमने सीधे सीधे यहाँ पर भी h कर दिया और यहाँ पर भी h कर दिया। ठीक है। अब हम दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ABD यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या होगा, ABD ट्राइंगल में tan 60, क्योंकि ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, इसका मतलब tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी, पहले h थी अब 1.6 मीटर और उसमें ऐड हो जाएगा तो h प्लस 1.6 मीटर, तो h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा। और ये बेस कितनी होगी, बेस h ही रहेगी, तो ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये है h प्लस 1.6 अपॉन बेस कितना है, h है। और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। tan की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीजिंग होती है, तो tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, क्योंकि 1 अपॉन √3 कम होगा और √3 ज्यादा होगा, तो इसलिए √3 tan 60 पे आता है। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू h प्लस 1.6 अपॉन h, तो इसको h को इधर भेजेंगे तो √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6। अब इस h को भी इधर ले लेंगे तो √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6,
तो यहाँ से रूट h कॉमन हो जाएगा, तो h कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया √3 - 1 इज इक्वल्स टू 1.6। अच्छा अब h क्या होगा, अब h को हम देखते हैं। तो h को देखने के लिए इसको हम इधर रब करते हैं, और देखते हैं h की वैल्यू क्या होगी। तो h की वैल्यू जो होगी वो होगी 1.6 अपॉन √3 - 1, 1.6 अपॉन √3 - 1। अब लेकिन इस फॉर्म में हमें चाहिए, और ये हमारा इस फॉर्म में है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो इर्राशनल फॉर्म में है। कभी भी डिनोमिनेटर को इर्राशनल फॉर्म में आंसर में नहीं छोड़ते हैं, हमेशा रैशनलाइज करके छोड़ते हैं। तो इसका मतलब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1, और इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1 होल अपॉन √3 + 1, तो दिस विल बी 1.6। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं √3 + 1, और नीचे लिख देंगे a + b × a - b। a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। तो 3 - 1 इज 2, तो 1.6 इंटू √3 + 1 और अपॉन 2। अच्छा ये 2 और 1.6 कैंसिल होगा, तो 2 1 ज़ा और 2.8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1, 0.8 इंटू √3 + 1, और इसकी यूनिट होगी मीटर, क्योंकि ये जो हमें गिवन था वो मीटर में गिवन था। इसका मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर हो जाएगी। तो 0.8 √3 + 1 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अभी हमारे पास क्वेश्चन है जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हम देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर होगा, ये टावर है सपोज कर लेते हैं, और एक हाईवे है जो उसके फुट तक जा रहा है। मतलब ये हाईवे टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, और वो ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को देखता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। सपोज कर लेते हैं कार यहाँ पर है, यहाँ पर कार है, और यहाँ से ये आदमी इसको कार को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब ये ऐसे देखेगा कुछ ऐसे, तो जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया कि ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो भी हॉरिजॉन्टल से होता है, तो ये 30 डिग्री बना। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये कार, क्योंकि मूविंग कार है, अब ये कार कुछ टाइम के बाद इन्होंने कहा कि आफ्टर 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब अभी 30 डिग्री है, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कार आ गई ऐसे, तो अब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। तो ये पॉइंट है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना, 6 सेकेंड लग रहे हैं उसको, कार को। तो देन द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब अब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, फिर हम देखें ए बी सी, एक तो ये है और एक है डी बी सी और ए बी सी, ये 2 हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कार की स्पीड क्या होगी। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार, let the speed of the car is
x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड हमने स्पीड ऑफ द कार ले ली। अच्छा इन्होंने बात, x मीटर पर सेकेंड हमने स्पीड ऑफ द कार ले ली। अच्छा इन्होंने बात क्या करी कि 6 सेकेंड्स में ये यहां से यहां पहुंच रहा है, ए से डी में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। कार किस स्पीड से मूव कर रही है, x मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में x मीटर मूव कर रही है, तो 6 सेकेंड में कितना मूव करेगी, तो टाइम टेकन फ्रॉम A to D, टाइम टेकन फ्रॉम A to D, टाइम टेकन फ्रॉम A to D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x, क्योंकि 6 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी टाइम नहीं होगा ये, तो डिस्टेंस फ्रॉम A to D, डिस्टेंस फ्रॉम A to D, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है, टाइम है 6 सेकेंड्स, स्पीड है x, तो ये हो जाएगा 6x। डिस्टेंस फ्रॉम A to D इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस फ्रॉम A to D, A to D ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारे पास x और टाइम है हमारे पास 6, तो ये हो गया 6x, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, 6x आ गया। और हाइट ऑफ द टावर भी हमको नहीं पता, हाइट ऑफ द टावर h मान लिया हमने, स्मॉल h, और ये 6x हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें tan 30, सबसे पहले tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 क्या हो जाएगा, अच्छा ये x है, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, ये डिस्टेंस को हमने स्मॉल y मान लिया, इसको डिस्टेंस को स्मॉल y मान लिया, तो tan 30 किस में लगेगा, ABC में लगेगा, ABC में। तो ABC में tan 30 क्या हो जाएगा, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन बेस कितना है 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई, ये हमारे पास हाइट और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हम देखते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 लगेगा इस वाले ट्राइंगल में, DBC में tan 60 लगेगा, और tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर h और बेस कितना है y है। तो यहाँ से अगर हम देखें y क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखें हम y क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन y, तो यहाँ से या सीधे h को निकाल लेते हैं, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा √3y, h इक्वल्स टू √3y, तो h की जगह क्या लिख देंगे, √3y, तो ये आ गया √3y, ठीक है। अब हमको क्या पता है, हमको x, ये y और x में एक रिलेशन मिल जाएगा, h की जगह हम √3y यहाँ पे रख दे, तो x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h की जगह लिखेंगे √3y अपॉन 6x प्लस y। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3y, और इसको इससे 1 से करेंगे तो 6x प्लस y, तो 6x प्लस y, तो यहाँ से y इधर आएगा और ये हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 6x, 3y माइनस y इक्वल्स टू 6x, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6x, 2y 6x के बराबर आ गया, मतलब y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x, y इज इक्वल्स टू 3x आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये y क्या आ गया, y आ गया 3x, अब x ये कितना है 6x है और ये y कितना है 3x है,
तो हमें अब निकालना है टाइम, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, टाइम के डिस्टेंस कितना है 3x है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है x, स्पीड हमने क्या सपोज की थी, x सपोज की थी, तो स्पीड है x, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टाइम इक्वल्स टू 3, क्योंकि यूनिट इसका क्या है, सेकेंड है, तो इसलिए सेकेंड हो जाएगा 3 सेकेंड। इसका मतलब 3 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर।